हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिंदे है, इंस्पेक्टर शिंदे। और आप अगर मेरी पुराने केस की कहानियां सुने होंगे तो आपको ये पता होगा कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मैंने यहाँ पर ऐसे कौन कौन से केस को सोल्व किया है। लेकिन अगर आपने वो कहानियां नहीं सुनी तो भी मैं आपको बता दूं कि मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव के पुलिस स्टेशन में काम करता हूँ। मैं अपने गांव का नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि पुलिस वालों का अपना गांव मायने नहीं रखता, बल्कि वो जहां भी काम करते हैं वही उनका गांव बन जाता है। मैंने यहाँ पर कई सारे केस को सोल्व किया है, जिसमें से कि एक पिशाचों की दुनिया के केस को भी सोल्व किया है। मैंने वहाँ पिशाचों को अपना अच्छा दोस्त बना लिया था और वो अब भी मेरा दोस्त है। और मैं यहाँ पर एक वीरान हवेली के राज को भी सुलझाया है। अगर आपने वो कहानियाँ नहीं सुनी तो आप जाकर वो कहानियाँ सुन सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की इस कहानी की तरफ। ये एक दिन की बात है जब मैं रात के लगभग 8 बजे पुलिस थाने में बैठा एक केस की फाइल को स्टडी कर रहा था। तभी वहां पर एक आदमी भागते हुए आया। उसकी उम्र लगभग 40 वर्ष के करीब थी और वो मुझसे कहने लगा था कि सर, मेरे परिवार के सभी लोग एक एक करके गायब हो चुके हैं। वो एक एक करके गायब हुए हैं और वो मेरे घर से ही गायब हुए हैं। वो यहाँ पर ऐसा रोते हुए बोल रहा था और मैं भी उसे चुप कराते हुए कहा कि देखिए, रोइए मत, और जो भी हुआ है आपके साथ वो साफ साफ बताइए कि आपके परिवार के लोग ऐसे कैसे गायब हो गए। तो वो आदमी भी कहने लगा कि सर, मैंने कुछ दिन पहले अपने जीवन की सारी कमाई लगाकर एक घर खरीदा था। वो उस काली पहाड़ी के ऊपर बना है। वो घर काफी आलीशान है। बस आप ये समझिए कि वो एक घर नहीं बल्कि एक महल है। लेकिन मैंने जब वो घर खरीदा था तब वो घर काफी टूटा फूटा और बहुत पुराना लग रहा था। उस घर को देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे उस घर में कई सालों से मरम्मत का काम नहीं हुआ हो। उसके बाद मैंने वो घर खरीदा और वो घर में मैंने मरम्मत का काम करवाया। उसके बाद अब वो घर बिल्कुल एक महल जैसा बन चुका है। पर सबसे अजीब बात तो यह है कि उस घर में बहुत सारी एंटीक चीजें हैं, बहुत पुरानी पुरानी चीजें हैं, जिसे अगर मार्केट में बेचा जाए तो उसकी कीमत लगभग करोड़ों में होगी, जो मुझे मिल सकती है। लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि उस घर के मालिक ने मुझे ये एंटीक चीजें इसे फ्री में ही क्यों दे दिया। उसे वो बेच भी तो सकता था और उसने वो घर भी मुझे काफी सस्ते दाम में दे दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये महल जैसा दिखने वाला घर इतने सस्ते रेट में मुझे क्यों दे रहा है। मैं भी उसे नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं उसे ये बात बताऊंगा तो कहीं वो मुझसे इस घर के बदले ज्यादा पैसे ना ले ले। इसलिए मैं भी उसे नहीं बताया। पर बाद में मुझे पता चला कि वहाँ उस काली पहाड़ी पर जो महल बना हुआ है, वो जो घर है जिसे मैंने खरीदा था, वहाँ के आसपास के गांव वालों का कहना था कि वो महल भूतिया है। वहाँ पर जो भी इंसान रहने के लिए जाता है वो महल उन इंसानों को खा जाता है। वहाँ के गांव के लोगों का ऐसा कहना था, लेकिन मैं उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। अच्छा, आप ही बताइए सर, भला कोई महल इंसानों को कैसे खा सकता है? वो आदमी मुझसे कह रहा था और मैं भी उसे समझाते हुए कहने लगा। मैंने पहले उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम विकास बताया। फिर मैं उनसे कहने लगा कि देखिए विकास जी, कोई महल इंसानों को तो नहीं खा सकती, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हमारी इस दुनिया में होती है जिस पर हम यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने खुद उन चीजों का सामना किया है। अच्छा, आप बताइए कि आपके घर में कौन कौन से लोग गायब हुए हैं? तो वो आदमी भी कहने लगा था कि सर, अब तक उस घर से मेरा 2 भाई जो कि मुझसे छोटे थे और मेरी एक बहन, मेरी बीबी और मेरे बच्चे गायब हो गए हैं। तो मैं भी उनसे कहने लगा कि ये सब आपके फैमिली के मेंबर क्या एक ही दिन पर गायब हुए हैं? तो आदमी कहने लगा था कि नहीं सर, ये सब अलग अलग दिन एक एक करके गायब हुए हैं। तो मैं भी उनसे कहने लगा था, अच्छा, इतने लोग एक एक करके गायब हुए आपके घर से और आप अभी अब आए हो यहाँ पे रिपोर्ट लिखवाने के लिए? इतने दिन के बाद? जब पहला मेंबर गायब हुआ था तभी आपको आना चाहिए था ना? तो आदमी भी कहने लगा था कि सर, हमारे आपस में कोई छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती थी। इसी वजह से वो लोग हमेशा मुझसे कहा करते कि आप अकेले रहिएगा इस घर में, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मेरी बीबी बार बार मुझसे ऐसा ही कहा करती, लेकिन वो कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाती थी। तो मैं भी उससे कहा करता कि चली जा, जब जाना हो तब चली जा, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन एक दिन, जिस दिन वो गायब हुई थी, उस दिन हमें काफी ज्यादा झगड़ा हो गया था
और मेरे भाई और मेरी बहन भी मेरी वाइफ के इस सपोर्ट से मुझसे झगड़ा कर रहे थे। वो लोग मुझसे कह रहे थे कि आप ही रहिए यहाँ इस महल में, मैं इस महल को ही छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन मैं उनसे कह दिया था कि तुम ही लोग रहो यहाँ पर, मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, मैं 2-3 दिन के बाद आऊँगा जब तुम लोगों का दिमाग शांत हो जाएगा। इतना बोलकर मैं अपने दोस्त के गाँव चला गया। फिर मैं 5 दिनों के बाद वहाँ आया। जब मैं 5 दिनों के बाद अपने उस घर में आया था तो वहाँ का वॉचमैन का कहना था कि विकास साहब, आपकी बीवी, आपके भाई, आपके बहन और आपके बच्चे मिल नहीं रहे। तो मैं उनसे कहने लगा था, कैसी बातें कर रहे हो, कि आपने उसे बाहर जाते हुए देखा? तो उनका कहना था कि नहीं साहब, मैंने तो उन्हें बाहर जाते हुए नहीं देखा, लेकिन आपके घर से एक एक करके आपके परिवार वाले गायब हुए हैं। पहले दिन तो आपके बीवी और आपके बच्चे नहीं थे, दूसरे दिन आपके भाई नहीं थे, तीसरे दिन आपकी बहन नहीं थी। मुझे लगा कि वो कहीं अपने परिवार वाले के यहाँ गए होंगे। मैंने यहाँ आसपास में पता करने की कोशिश की। मैंने यहाँ के आसपास के लोगों से पूछा कि क्या किसी ने उनको बाहर जाते हुए देखा है, लेकिन सभी का कहना था कि नहीं, उन्हें कोई भी बाहर जाते हुए इस घर से देखा ही नहीं। मुझे तो लगता है साहब कि ये घर ही निगल गया है उन लोगों को। फिर मैंने वहाँ अपने घर के उस दरवाजे पर लगे उस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को भी चेक किया। मैं वहाँ पर देखना चाहता था कि क्या कोई मेरे घर के परिवार वाले इस घर से बाहर गए हैं, लेकिन कोई भी उस घर से बाहर गया ही नहीं, सब उसी घर से गायब हुए हैं। वो आदमी मुझसे ऐसा कह रहा था। उसके बाद मैं कहने लगा, अच्छा ठीक है, आप अपने घर का एड्रेस लिखवा दीजिए, आप अपने परिवार के सभी मेंबर का एक एक फोटो दे दीजिए और आपके इस केस की जांच अभी से मैं शुरू करता हूँ। उसके बाद उस आदमी ने भी ऐसा ही किया। फिर वो अपने घर चला गया और मैं उन सभी के फोटो को वहाँ सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था। वहाँ पर मैंने लिख दिया था कि ये लोग अगर आपको कहीं दिखें तो आप तुरंत हमें इन्फॉर्म करें, क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया से फास्ट शायद ही कोई तरीका होगा जो इससे काम को जल्द से जल्द कर सके। फिर रात बीती और सुबह हो गई और मुझे सुबह के वक्त वहाँ उस काली पहाड़ी पर जाना था, विकास जी के घर। मुझे वहाँ पर जांच करना था। मैंने वहाँ हवलदार मुकेश को आवाज़ लगाते हुए कहा, मुकेश, वो गाड़ी लेकर आओ, जीप लेकर आओ, हमें वहाँ काली पहाड़ी पर जाना है, विकास जी के घर। वहाँ पर हवलदार मुकेश भी जीप लेकर आ चुका था और उसके बाद हम दोनों वहाँ उस काली पहाड़ी पर जाने के लिए निकल पड़े। हम जब वहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि वो महल सच में बहुत ज़्यादा आलीशान लग रहा था, पर वो महल काफ़ी ज़्यादा पुराना भी लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर उस छत के ऊपर कई सारे पेड़ पौधे जो कि छोटे छोटे थे वहाँ छत के ऊपर उग चुके थे, क्योंकि वहाँ अभी अभी उस घर की मरम्मत का काम किया गया था। इस वजह से वो घर देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम दोनों वहाँ उस घर के अंदर पहुँचे। वहाँ पे वो वॉचमैन था। वो हमें देखकर कहने लगा, अच्छा हुआ सर आप आ गए, ये घर विकास साहब को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी ये घर निगल गया। तो मैं भी उनकी बात सुनकर कहने लगा था, क्या विकास साहब को भी निगल गया और ये घर, कैसी बातें कर रहे हो? तो आदमी कह रहा था, साहब रात के लगभग 10 बजे के करीब विकास साहब यहाँ पर आए थे, यहाँ पे इस घर में आए थे और उसके बाद उन्होंने खाना खाया और खाना खाकर अपने कमरे में गए थे। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, विकास साहब सुबह इस घर में थे ही नहीं। जब मैं सुबह के वक्त यहाँ पर आया था तो विकास साहब इस घर से गायब थे। तो मैं उससे कहने लगा कि अगर विकास साहब सुबह के वक्त यहाँ इस घर में नहीं थे तो इसका मतलब वो गायब हो गए, हो सकता है वो कहीं रात में ही गए होंगे अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ। तो वो आदमी कह रहा था, नहीं साहब, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस घर ने विकास साहब को निगल गया है। फिर मेरी नज़र वहाँ उस सीसीटीवी कैमरे पर गई जो कि उस दरवाजे पर लगाया गया था। तो मैं वहाँ उससे कहने लगा कि मुझे इस सीसीटीवी कैमरे का फुटेज चेक करना है। तो आदमी भी मुझे वहाँ उस महल के अंदर लेकर गया और मैं जब वो सीसीटीवी कैमरे का फुटेज चेक किया तो सच में विकास जी घर के अंदर तो गए थे, लेकिन बाहर आने का कोई भी फुटेज था ही नहीं। मतलब कि वो घर में ही थे और घर से ही वो गायब हुए थे। मैं भी ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कोई घर किसी भी इंसान को खा सकता है, कोई घर कैसे इंसानों को निगल सकता है। मैं वहाँ पर अब जांच पड़ताल करना चाहता था। मैंने मुकेश से कह दिया, मुकेश, यहाँ के सभी कमरे को चेक करो, यहाँ पर देखो कि क्या यहाँ इन कमरों में ऐसा कुछ मिलता है जो कि इंसानों को गायब कर सकती है, कोई ऐसा एबनॉर्मल चीज़। उसके बाद मैं और मुकेश वहाँ उन कमरों की तलाशी करना शुरू कर दिए। वहाँ मैंने पूरे महल को छान मारा, लेकिन वहाँ पर ऐसा मुझे कुछ मिला ही नहीं। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था जो कि इंसानों को गायब कर सकती है। लेकिन एक अजीब चीज़ थी,
वहां पे उन महल के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा सा बरगद का पेड़ लगाया गया था, जो कि उन महल के छत को तोड़ते हुए वहां महल के ऊपर निकली हुई थी। मुझे ये देखकर काफी ज्यादा हैरानी हो रहा था कि भला किसी बरगद के पेड़ को बचाने के लिए कोई अपने महल के छत को कैसे तुड़वा सकता है, उसे पहले ही काटा क्यों नहीं गया। वहां वो बरगद का पेड़ उस स्टोर रूम के पास लगाया गया था, जिसकी कुछ शाखाएं उस स्टोर रूम के अंदर भी जा रही थी, जो कि दीवारों को तोड़कर गई हुई थी। तो मैं भी वहां पर उस बरगद के पेड़ को देख रहा था। लेकिन तभी मैंने एक अजीब चीज नोटिस किया कि मैं जब वहां उस महल के कमरे को चेक कर रहा था तो वहां उस महल के कमरों में सिर्फ 2 ही कमरे खुले हुए थे। पहला तो विकास जी का बेडरूम वाला कमरा और दूसरा यह स्टोर रूम वाला कमरा। पहला तो मुझे समझ में आ गया था कि विकास जी सोने के लिए अपने बेडरूम में गए होंगे, तभी उसका दरवाजा खुला हुआ था। लेकिन यह स्टोर रूम का कमरा, इसे क्यों खोला गया होगा, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैंने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि यकीनन ही विकास जी अपने बेडरूम से उठकर रात के वक्त यहाँ इस स्टोर रूम में आए होंगे और यहीं से जो कुछ भी उनके साथ हुआ है वो यहीं से गायब हुए हैं। मुझे पता करना होगा कि ऐसा इस स्टोर रूम में क्या है जो कि इंसानों को गायब कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ विकास जी का बेडरूम वाला ही कमरा खुला हुआ था और यह स्टोर रूम वाला कमरा, यानी कि इन दोनों कमरों में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन था। मैं वहां उस स्टोर रूम के कमरे के अंदर गया और मैं वहां पर देख रहा था। वहां पर एक बड़ी सी अलमारी रखी गई थी, जो कि अलमारी बिल्कुल उस बरगद के पेड़ के साथ सटा कर रखी गई थी। वहां पर बहुत सारी सामानें पड़ी हुई थी, लेकिन सब उस बरगद के पेड़ से अलग बलग ही थी, दूर दूर ही थी। लेकिन वो अलमारी उस बरगद के पेड़ से बिल्कुल सटा हुआ था और उसकी भी वो गेट, वो जो दरवाजे होते हैं अलमारी के, वो भी दोनों पल्ले खुले हुए थे। उसे देखकर मैं थोड़ा देर के लिए सोच में पड़ गया कि इस अलमारी का ये पल्ला ऐसे खुला हुआ क्यों है। मैं फिर वहां उस अलमारी में चेक करने लगा। वहां पर मैं देखना चाहता था कि आखिर यहाँ पर ऐसा कुछ है, लेकिन वहां पे कुछ नहीं था। वो अलमारी पूरी खाली थी। और इसके बाद में वहां फिर से स्टोर रूम में और चीजों को चेक करना शुरू कर दिया, लेकिन वहां पे इन अलमारी और ये बरगद का पेड़, इन दोनों चीजों के अलावा कुछ भी अजीब था ही नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने वहां पर उस स्टोर रूम का गेट को बंद कर लिया। मैंने अंदर से बंद कर लिया और मैं वहां पर कुछ आवाजों को सुनना चाहता था, क्योंकि मुझे वहां पर लग रहा था कि कुछ अजीब अजीब आवाजें तो इस स्टोर रूम से जरूर आ रही है। मैंने वो दरवाजे को बंद करके मैंने अपना ध्यान पूरा केंद्रित कर दिया था उन आवाजों पर। वहां पर कुछ आवाजें आ रही थी जो कि शायद बहुत ही अजीब सी थी। वह आवाजें सुनने में बिल्कुल किसी समुद्र की लहरें जैसी थी। जब समुद्र में वो लहरें उठती है, समुद्र में जो पानियां बहने की आवाजें होती है, वही आवाज यहाँ स्टोर रूम के अंदर से आ रहा था। मैं अच्छे से उस आवाजों को पहचानता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पे इसे समुद्र की लहरें की आवाजें, पानियों की आवाजें कहाँ से आ सकती है। क्या यहाँ पे कोई समुद्र या फिर नदियां आसपास में है। मैं उस स्टोर रूम से बाहर निकला और हवलदार मुकेश को बुलाते हुए कहने लगा, मुकेश, क्या यहाँ पे आसपास कोई समुद्र या फिर नदी वगैरह है इस पहाड़ी के लगकर ही। तो मुकेश का भी कहना था, नहीं साहब, मैं तो अच्छे से जानता हूँ इन इलाकों को, यहाँ पे कोई नदी या फिर समुद्र वगैरह नहीं है। वैसे भी यहाँ इस पहाड़ी वाले इलाके में समुद्र कहाँ से आएंगी। फिर मैंने वहाँ पे उस वॉचमैन को बुला लिया था। वॉचमैन से भी पूछ रहा था कि क्या यहाँ पर कोई समुद्र या फिर नदी या फिर झील वगैरह है। तो उस वॉचमैन का भी कहना था, नहीं साहब, यहाँ पे आसपास में कोई समुद्र नदी तो क्या कोई तालाब तक नहीं है। उनकी ये बात सुनकर मैं काफी ज्यादा हैरान था। मुझे लग रहा था कि कहीं मेरे कानों को धोखा तो नहीं हुआ है। फिर मैं मुकेश से कहने लगा, मुकेश जरा मेरे साथ आना। तो मैं वहां पर मुकेश को लेकर उस स्टोर रूम के अंदर गया और मैं उससे भी वो आवाज सुनने को कहा। वो भी अपने कानों को उन आवाजों पर केंद्रित कर लिया था। फिर कुछ देर उन आवाजों को सुनने के बाद उसने कहा कि सर, यहाँ पर तो कहीं से लहरों की आवाज आ रही है, समुद्र की लहरों की आवाजें। तो मैं भी उनसे कहने लगा था, हाँ, यही यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पर समुद्र की लहरें की आवाजें कहाँ से आ सकती है। तो मुकेश का भी कहना था, सर, मुझे तो नहीं पता कि ये कहाँ से आ रही है, लेकिन ये यकीनन ही ये समुद्र की लहरें की ही आवाजें हैं। मैं फिर उससे कहने लगा था कि मुकेश, अच्छे से सुनो, कहीं ये आवाजें इस बरगद के पत्तों के हिलने की तो नहीं। फिर हम दोनों ने वहां पर अपने अपने कानों को केंद्रित करके अच्छे से सुना था उन आवाजों को।
वो आवाज़ समुद्र की लहरें की ही थी, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आवाज़ें कहाँ से आ रही है। फिर मैंने बहुत कोशिश करने के बाद उन आवाज़ों को वो कहाँ से आ रही है ये जानने की कोशिश की, और तब जाकर मुझे पता चला था वो आवाज़ वहाँ उस अलमारी के अंदर से आ रही थी, जो अलमारी उस बरगद के पेड़ से बिल्कुल सटा कर रखा गया था। मैंने अपने कान को अच्छे से उस अलमारी में लगा कर देखा। वो आवाज़ें वहीं से आ रही थी, बिल्कुल साफ साफ उन समुद्र की लहरों की आवाज़ें। मैं मुकेश से भी कहने लगा, मुकेश जरा यहाँ पर इस अलमारी पर अपना कान लगाओ तो। वो मुकेश भी वहाँ उस अलमारी पर अपने कान लगाकर सुना था, और उसका भी कहना था, हाँ सर, ये आवाज़ें यहीं इस अलमारी से आ रही है। क्या यहाँ पर कोई स्पीकर लगाया गया है? उस अलमारी को हमने अच्छे से चेक किया, लेकिन वहाँ कोई स्पीकर नहीं था। फिर मैंने उस दीवार के उस पार भी देखा था, वहाँ पे भी स्पीकर चेक की थी, लेकिन वहाँ भी कोई ऐसा आवाज़ करने वाला कुछ लगाया ही नहीं गया था, ना कोई यंत्र और ना ही कोई ऐसा स्पीकर। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने वहाँ एक डंडे को उठा लिया और उस अलमारी पर मारना शुरू कर दिया। उस अलमारी के अंदर भी मैंने डंडे को मार कर देखा था कि क्या यहाँ पर कोई हॉल सा बनाया गया है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था। वो अलमारी बिल्कुल नॉर्मल थी। फिर मैं मुकेश से कहने लगा था, मुकेश चलो भी यहाँ से, हम लोग रात के वक्त यहाँ पर आएंगे। यहाँ से लोग रात के वक्त गायब होते हैं ना, तो यकीनन हमें इसकी जानकारी रात के वक्त ही मिलेगी। हमें इसके बारे में कुछ जानकारी रात के वक्त ही पता चल सकती है। अभी चलो यहाँ से। उसके बाद हम दोनों ने वहाँ वो जीप लेकर अपने पुलिस थाने में पहुँच गया और फिर रात होने का इंतजार करने लगा। हम दोनों ने उस पुलिस थाने में थोड़ी बहुत झपकियाँ भी ली थी। हमने ऐसा इसलिए किया था कि हमें रात के वक्त नींद ना आए। फिर रात हुई और रात के लगभग 7 बजे के करीब हम दोनों नाश्ता करके सीधा वहीं उस महल में पहुंचे थे। वहां पर पहुंचकर मैं चेक करने लगा था, एक एक चीज़ों को खंगालने लगा था, वहां पे स्टोर रूम की चीज़ें और उस महल के कमरों को भी, क्योंकि हमें लग रहा था कि हो सकता है यहाँ पर सच में कोई पैरानॉर्मल चीज़ें होंगी, तो हो सकता है रात के वक्त हमें दिखाई दे। हमने सभी कमरे को अच्छे से चेक किया था और उसके बाद उस महल के आसपास भी हमने चेक किया था कि क्या वहाँ पर कोई ऐसा पैरानॉर्मल चीज़ें होती है, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा नज़र ही नहीं आया। वहाँ पे रात के लगभग 11 बज चुके थे और फिर मैं मुकेश को वहाँ पर बुलाकर कहने लगा था, मुकेश जरा जाकर सीसीटीवी कैमरे के फुटेज पर नज़र रखना, तो हो सकता है कि कोई बाहर से यहाँ इस महल के अंदर आए। मैं इतना बोल ही रहा था कि तभी वहाँ उस स्टोर रूम के अंदर से बहुत ही अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी थी। वहाँ पे बहुत ही चहल पहल की आवाज़ें आने लगी थी। वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत सारा आदमी उस स्टोर रूम के अंदर हो। लेकिन वो आवाज़ें मैंने गौर से सुनने की कोशिश की। वो आवाज़ें बहुत ही अजीब सी थी। वो हमारी दुनिया की आवाज़ें लग ही नहीं रही थी, क्योंकि मैं लगभग सभी भाषाओं को जानता हूँ। भले मैं जानता ना हूँ, लेकिन उन भाषाओं को कभी ना कभी तो सुना जरूर हूँ। उन आवाज़ों को मैं सुनकर बता सकता हूँ ये भाषा कौन सी हो सकती है, लेकिन वो आवाज़ें मुझे समझ में ही नहीं आ रही थी। वो आवाज़ें ना तो चाइनीज़ थी, ना ही जैपनीज और ना ही किसी और कंट्री की आवाज़ें। वो बहुत ही अजीब सी आवाज़ें थी, मुझे समझ में नहीं आया। मैं मुकेश से कहने लगा कि ये आवाज़ें इस स्टोर रूम से कैसे आ सकती है? यहाँ पे इतने सारी चहल पहल की आवाज़ें। वहाँ पे हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा था और मैं उस स्टोर रूम के अंदर वो टॉर्च जलाकर देख रहा था, लेकिन वो आवाज़ें उसी अलमारी के अंदर से आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था। वहाँ पे वो लहरें की भी आवाज़ें भी आ रही थी और वो चहल पहल की आवाज़ें जो कि हमें दिन के वक्त सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन अब सुनाई दे रही थी। अब हम दोनों वहाँ पे स्टोर रूम के अंदर रखे उस अलमारी के पास जाकर खड़ा हो गया था। मैं मुकेश से कह रहा था, जरा दूर ही रहना मुकेश इस अलमारी से, हो सकता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है। हम दोनों वहाँ उस अलमारी को देख ही रहे थे और तभी वहाँ पे जैसे ही 12 बजा था, उस अलमारी से एक अजीब सी रोशनी निकलना शुरू हो गई थी। वो रोशनी इतनी ज़्यादा तेज थी कि हमारी आंखें जैसे चुंधिया आ रही थी। उसके अंदर हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पता ही नहीं चल रहा था कि हाँ ये रोशनी कहाँ से आने लगी इस अलमारी के अंदर से। क्या ये बरगद के पेड़ से आ रही है? मुझे पता नहीं चल पाया और मैं मुकेश से कहने लगा, दूर हटो मुकेश, दूर हटो। मैं वहाँ पर स्टोर रूम के पीछे मुड़कर देखने लगा था कि क्या ये रोशनी स्टोर रूम के पीछे से आ रही है कहीं से, लेकिन वो रोशनी वहीं उस अलमारी से ही आ रही थी। और जैसे ही हम दोनों उस अलमारी के पास जाने की कोशिश कर रहे थे, हमारा शरीर अपने आप उस अलमारी के अंदर खींचना शुरू हो जाता था। मैं फट से अपना कदम पीछे हटाता, उसके बाद जैसे मैं पीछे मुड़ता
तो मेरा शरीर अलमारी के अंदर खिंचना बंद हो जाता और जैसे मैं अलमारी के सामने होता तो मेरा शरीर अलमारी के अंदर खिंचना शुरू हो जाता। मैं फिर से पीछे मुड़ जाता। मैं वहां पर दूर हट गया था और मुकेश से कहने लगा था कि यहीं से है इंसानों के गायब होने का राज। मुकेश, मुझे समझना होगा कि इसके पीछे क्या हो सकता है। मैं जानता था कि इसके पीछे यकीनन ही दूसरी दुनिया हो सकती है। ये दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा हो सकता है, क्योंकि मैं पहले भी ऐसे ही दरवाजों से तो पिशाचों की दुनिया में गया था, मुझे पता था। और वो भी तो ऐसे किसी खास टाइम पे खुलता था वो दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा। और ये अलमारी भी तो एक खास टाइम पे खुला है, रात के 12 बजे। यहाँ से रोशनी भी तो एक खास टाइम पे आ रही है। मैं समझ गया था। मैं मुकेश से कहने लगा था, मुकेश, ये दूसरी दुनिया का दरवाजा मुझे लग रहा है और मैं इसके अंदर जा रहा हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से गायब हो जाऊं या फिर मेरे इस रोशनी में जाते ही मेरा शरीर तड़पना शुरू हो जाए। मुझे कुछ भी हो जाए तो मुझे छूने की भी कोशिश मत करना, तुम मेरे पास आने की कोशिश मत करना और ना ही तुम मेरे पीछे पीछे इस अलमारी के अंदर आना। तुम यहीं अलमारी से दूर ही रहना। इतना बोलकर मैं उस अलमारी के अंदर जाना शुरू हो गया था। मैं जैसे उस अलमारी के पास खड़ा हुआ था, मेरे शरीर को उस अलमारी ने अपने आप अपने ओर खींच लिया था और मैं उस अलमारी में समा गया था। तो दोस्तों, अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है। इस कहानी का ये पहला भाग था और अगले कहानी में आपको देखने को मिलेगा दूसरी दुनिया का सफर, पैरेलल यूनिवर्स का सफर। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका दूसरा एपिसोड आपको कल देखने को मिलेगा। तो फिर चलिए मिलते हैं इस कहानी के दूसरे भाग के साथ।